और एट क्लास आज का हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द होम्योस्टासिस चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। तो अगर एक प्रीवियस ओवरव्यू लें हम कि हमने क्या चीजें डिस्कस कर ली थी, तो हम यूरिनरी सिस्टम इन मैन को डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने किडनी के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लिया था। किडनी के स्ट्रक्चर की हम लेबलिंग भी कर चुके थे, किडनी का स्ट्रक्चर किस चीज में डिवाइड होता है और क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी आई थिंक हम लोग कवर कर चुके थे उसके अंदर। तो एक क्विक ओवरव्यू अगर हम ले लें तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमारे पास स्टार्ट इस तरीके से हो रहा था कि हमारे पास एक, अगर हम सिर्फ ट्यूब्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एक ग्लोमेरुलर कैप्सूल आती है। उस कैप्सूल से फिर हमारे पास एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताऊं सही से, तो हमारे पास किसी भी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है एक ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल से हमारे पास यहाँ पे एक स्टार्ट होता है, ये एक तरीके की हमारे पास कैप्सूल बनी हुई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास एक कर्विंग आ जाती है ऐसे करके, और फिर उसके बाद हमारे पास ये एक लूप आ जाता है यहाँ पे। उस लूप के बाद हमारे पास यहाँ पे दोबारा से हमारे पास यहाँ पे एक तरीके की कर्विंग आ जाती है, और फिर उसके बाद ये जाके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाता है। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास ग्लोमेरुलर कैप्सूल आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कैप्सूल हो जाता है। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर, पहली कर्विंग जो हमारे पास यहाँ पे आती है, कॉइलिंग होती है, इसको हम पीसीटी कहते हैं, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो ये हमारे पास लूप आता है इसको हम लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले हो जाता है। और जो हमारे पास ये दूसरी कॉइलिंग आती है, ये दूसरी कॉइलिंग हमारे पास डीसीटी कहलाई जाती है, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड। उसके बाद ये एंड में हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर शामिल है। अगर ये तो हो गई हमारी ट्यूबिंग, उसके अलावा हमारे पास इधर से दो कैपिलरीज आ रही, एक आ रही होती है आर्टरी से और एक आ रही होती है वेन। तो आर्टरी वाली जो कैपिलरी हमारे पास आ रही होती है, अगर मैं इन दोनों में अगर मैं फर्क करूं तो यहाँ पे मेरे पास ये इस तरीके की बनी हुई होती है कि आर्टरी वाली मेरे पास रेड कलर में, और जो मेरे पास वेन वाली है वो मैं ब्लू कलर में। आर्टरी वाली जो मेरे पास कैपिलरी है वो मेरे पास जब आती है तो ये यहाँ पे इस तरफ आती है, यहाँ पे वो मेरे पास एक बंच सा बनाती है, और फिर मेरे पास वो इधर से यहाँ पे निकल जाती है। यहाँ से निकलने के बाद वो कैपिलरी मेरे पास क्या चीज हो जाती है, इधर कवर करना शुरू कर देती है, इसको रैप करना शुरू कर देती है पीसीटी को। पीसीटी को रैप करती है, पीसीटी को रैप करने के बाद यहाँ से ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को भी रैप करती है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को रैप करते करते ये हमारे साथ साथ यहाँ पे पूरे के पूरे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को भी रैप कर रही है। ये पूरे के पूरे इसको रैप कर रही होती है, ये इस वाले एरिया को भी रैप कर रही होती है, और यहाँ से फिर ये इधर निकलती है। तो फिर ये यहाँ से निकलने के बाद वेन में बन जाती है, वेन में तब्दील होकर ये इस वेन में शामिल हो जाती है। तो ये हमारे पास पूरा एक जर्नी होती है। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है एक नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन का तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गया। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम डिटेल में एक एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करें कि वो एक एक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है किडनी के अंदर, तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास होता है हमारा बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल जो हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है किडनी के नेफ्रॉन को डिस्कस करते हुए, तो हमारे पास जो नेफ्रॉन होता है वो हमारे पास शुरू होता है बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल हमारे पास एक कप की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक कप की फॉर्म में हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये इस तरीके का हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। मैं इसको आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं तो ये इस तरीके का हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके का हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास बोमैन कैप्सूल आ जाता है। इस बोमैन कैप्सूल के अंदर यहाँ से मेरे पास एक आर्टरी आ रही होती है। ठीक है, ये एक आर्टरी आती है मेरे पास यहाँ पे, ये एक आर्टरी इधर मेरे पास पूरा बंच बनाती है, यहाँ पर पूरा एक बंच बनता है ऐसे करके, और फिर ये आर्टरी यहाँ से निकल जाए ऐसे करके, ये बाहर निकल जाए। अच्छा, एक चीज जो इधर नोट करने वाली हमारे पास होती है, इस एरिया को हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल। यहाँ पे हमारे पास ब्लड आ रहा होता है और यहाँ से ब्लड हमारे पास जा रहा होता है। तो ये वाली जो मेरे पास आर्टेरियल होता है इसको हम कहते हैं एफरेट।
ठीक है, ये एफरेंट होता है, ये आ रहा है हमारे पास, और जो जा रहा होता है उसको हम कहते हैं ईफरेंट, ये ई से वर्ड शुरू। इन दोनों के अंदर डिफरेंस हमारे पास क्या चीज होती है, इनके साइज का फर्क होता है। जो एफरेंट आर्टेरियल होता है उसका साइज हमारे पास थोड़ा बड़ा होता है, और जो ईफरेंट होता है वो एज कम्पेयर टू एफरेंट के थोड़ा पतला होता है हमारे पास। इस साइज के डिफरेंस से हमारे पास होता क्या है कि जब ब्लड हमारे पास यहाँ से आ रहा होता है तो ये ब्लड के अंदर हमारे पास सारी चीज होती है। हमारे पास इस ब्लड के अंदर क्या क्या चीज होती है, हमारे पास इस ब्लड के अंदर वेस्ट भी होता है, इस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, इस ब्लड के अंदर आयंस भी मौजूद होते हैं, इस ब्लड के अंदर वाटर भी मौजूद होता है, सारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डिफरेंट हमारे पास खाने पीने की चीजें होती हैं, तो इस ब्लड के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ये ब्लड हमारे पास जब यहाँ से आर्टेरियल से आ रहा होता है तो ये साइज के फर्क होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है। जब यहाँ पे हमारे पास ठीक ठाक प्रेशर बिल्ड हो जाता है तो ये प्रेशर बिल्ड होने की वजह से क्या होता है, जो छोटी मोटी चीजें हमारे पास होती है ना, छोटी मोटी चीजों से मुराद हमारे पास ये वाटर हो गया, हमारे पास आयंस हो गए, और हमारे पास वेस्ट हो गया, ये चीजें जो होती हैं ये इधर से निकल जाती है, प्रेशर की वजह से ये चीजें बाहर आ जाती है। वेस्ट, आयंस और वाटर ये हमारे पास यहाँ पे बाहर आ जाता है। जो ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैट्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गए, वो सबका सब जो होता है वो इसके अंदर ही रहता है, और ये इस वाले आर्टेरियल से एफरेंट से बाहर निकल जाता है। एफरेंट बाद में फिर क्या होता है, एफरेंट हमारे पास दोबारा नीचे आके यहाँ पे रैपिंग करना शुरू कर देता है पीसीटी। वो तो हमारे पास बाद में होती है कहानी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो होती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पे इतने हाई प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होती है, और जितना भी हमारे पास ये तीन मॉलिक्यूल जो मैंने बताया, वेस्ट हो गया, आयंस हो गए और वाटर हो गया, ये सब इधर से प्रेशर के जरिए बाहर निकल आता है, बोमैन्स कैप्सूल के अंदर आ जाता है, या फिर इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से फिर ये सारी चीजें जो होती हैं ये इधर नीचे की तरफ जाना शुरू, नीचे की तरफ जाती है, तो नीचे हमारे पास कौन सी पहला स्ट्रक्चर आता है, हमारे पास आता है पीसीटी, यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। तो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास हमारा बोमैन कैप्सूल हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो बोमैन्स कैप्सूल के बाद वाला स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे पास सीधा एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आता है, ये हमारे पास एक कॉइल्ड ट्यूब्यूल होता है, ये मेड्यूला के अंदर जा रहा होता है, which passes into the medulla। अच्छा, एक चीज बताने वाली बात जो है, हमारे पास जो ग्लोमेरुलस होता है ना, बोमेन्स कैप्सूल, ये हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर होता है। किडनी का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके थे, किडनी का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके का था कि उसकी बाहर वाली जो आउटर लेयर थी उसको हम कॉर्टेक्स कह रहे थे, उसका अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम मेड्यूला कहते हैं। तो कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है, ये नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस या फिर बोमेन्स कैप्सूल जो होता है ये कॉर्टेक्स के अंदर होता है। और कॉर्टेक्स के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है इसके अंदर, वो मेड्यूला के अंदर स्ट्रक्चर आता है। पहला स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है वो हमारी क्या चीज होती है, हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। ये इस तरीके के हमारे पास ट्यूब्यूल बनी हुई है, ये हमारे पास पीसीटी कहलाई जाती है। ये हमारे पास इस तरीके की ट्यूबिंग होती है, यहाँ पे ये ट्यूबिंग हमारे पास आ गई। उसके उस ट्यूब के बाद हमारे पास आता है लूप ऑफ हेनले। ये ट्यूब फिर मेड्यूला से निकल के हमारे पास रीनल पिरामिड के अंदर जाता है, और वहां पे एक यू ट्यूब ये हमारे पास बनाता है। ये ट्यूब हमारे पास बनती है जिसके अंदर एक यू बेंट होता है हमारे पास। ये ट्यूब हमारे पास जब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाती है तो ये ट्यूब हमारे पास क्या चीज में कन्वर्ट हो जाती है, ये एक लूप बना लेती है। ये लूप हमारे पास कोई बड़ा सा लूप होता है, और ये लूप इधर से ऐसे करके निकल जाता है। ये पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पे एक लूप आ जाता है। इस लूप को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये हमारे पास जो आता है लूप ऑफ हेनले, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले हो जाता है। इसके बाद हमारे पास ये लूप ऑफ हेनले से जो चीज आती है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है दोबारा एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, इसको हम कहते हैं डीसीटी। ये हमारे पास आ जाती है डीसीटी के अंदर, यानी डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारे पास आ जाती है। ये डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ गई, इसको हम कहते हैं डीसीटी। डीसीटी के बाद हमारे पास जो ट्यूबिंग होती है वो हमारे पास शामिल हो जाती है अपनी कलेक्टिंग डक्ट के। ये हमारे पास आती है कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन का। इसके बाद हमारे पास अगर हम डिस्कस करें कि फंक्शन क्या होता है नेफ्रॉन का,
नेफ्रॉन का फंक्शन हमारे पास ये होता है कि जो रीनल आर्टरी हमारे पास होती है, जो किडनी के अंदर एंटर हो रही होती है, जो मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी, रीनल आर्टरी जो होती है वो किडनी के अंदर एंटर हो रही होती है। वो रीनल आर्टरी हमारे पास मिलियंस ऑफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिनको हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास जो अंदर लाने वाली चीज होती है वो एफरेंट आर्टेरियोल होता है। मिलियंस ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल्स हमारे पास बन जाते हैं एक रीनल आर्टरी से। वो एक रीनल आर्टरी से हमारे पास काफी सारे एफरेंट आर्टेरियोल्स बन गए। वो ब्लड जो हमारे पास उसके अंदर आता है, वो ब्लड किडनी से एंटर होता है बाय रीनल आर्टरी एंड गोज इनटू द एफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट आर्टेरियोल्स के अंदर वो सारा का सारा ब्लड जो होता है हमारे पास शामिल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर वो ब्लड जो हमारे पास होता है, ईच एफरेंट आर्टेरियोल फर्दर डिवाइड्स इनटू न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज इन द बोमैन्स कैप्सूल एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड ग्लोमेरुलस। Bowman's capsule with glomerulus are collectively called Malpighian body और renal corpus। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था इधर कि हमारे पास जो इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बना के दिखाया था कि एफरेंट आर्टेरियोल हमारे पास आया था और उसने यहाँ पे ये बंच फॉर्म कर लिया था, काफी सारी ब्रांचेस बना ली थी। ये सारी ब्रांचेस जब बन जाती हैं तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास ग्लोमेरुलस कहलाया जाता है। और अगर इस पूरे पार्ट को मैं कंसिडर करूं, ये पूरा एफरेंट आर्टेरियोल मिला के, बोमेन्स कैप्सूल मिला के, तो इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं, मतलब हमारे पास नेफ्रॉन का यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल। ये हमारे पास हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो ग्लोमेरुलस से ब्लड निकल रहा होता है वो इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू निकल रहा है, एंटर्स ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। ये हमारे पास जो फिर मैंने सेकंड चीज आपको बताई थी कि ये इफरेंट आर्टेरियोल से हमारे पास ब्लड निकल जाता है यहाँ से, और ये इफरेंट आर्टेरियोल कहीं और नहीं जाता बल्कि ये वापस नेफ्रॉन की तरफ आके उसको रैप करना शुरू कर देता है। तो ये इफरेंट आर्टेरियोल हमारे पास आके यहाँ पे रैपिंग शुरू कर देता है, पीसीटी की रैपिंग कर देता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर लूप ऑफ हेनले की भी इधर रैपिंग कर देता है, पूरे लूप ऑफ हेनले को ऐसे करके रैप कर लेता है, और ये डीसीटी को भी इधर से रैप कर देता है। ये इस तरीके से इफरेंट आर्टेरियोल्स होता है वो ये रैपिंग शुरू कर देता है। ये चीज हमारे पास हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या चीज होती है, ब्लड कैपिलरीज सराउंड अ लूप ऑफ हेनले यूनाइट टू फॉर्म अ वेन्यूल which ultimately joins to form a branch of renal vein। जब ये सारी की सारी चीजें हमारे पास ज्वाइन होती हैं तो यहाँ से डीसीटी से निकल के फिर वो इफरेंट आर्टेरियोल दोबारा लूप ऑफ हेनले के पास आता है, वहां पे रैपिंग करता है, और फिर उसके बाद ये शामिल होके ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बना के दिखाया था कि ये ब्लू कलर में कन्वर्ट होके वेन में शामिल हो जाता है, रीनल वेन में जाके शामिल हो जाता है, और ये रीनल वेन फिर ब्लड जो है वापस से हार्ट की तरफ लेके जाता है। तो ये हमारे पास पूरा एक तरीके से मैकेनिज्म होता है कि किस तरीके से नेफ्रॉन हमारा फंक्शन करता है। अब अगर हम किडनी के रोल की बात करें कि किडनी हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन के अंदर क्या रोल प्ले करती है, किडनी हमारे पास यूरिन किस तरीके से फॉर्म करती है, तो यूरिया फॉर्मेशन हमारे पास एक चीज होती है। यूरिया हमारे पास एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि फॉर्म होता है कहाँ पे, हमारे लिवर सेल्स के अंदर। हमारे लिवर के अंदर यूरिया बनता है। यूरिया बनता कैसे है, द लिवर स्टोर्स surplus glucose of food by converting it into glycogen and other food substances, but it cannot store the proteins। हमारे लिवर का काम क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा खाने पीने की चीजें आती हैं उनको वो स्टोर करता रहता है। लिवर के सेल्स क्या करते हैं, उस खाने पीने को स्टोर करते रहते हैं, दूसरी चीज में कन्वर्ट करके। लेकिन लिवर्स के अंदर प्रोटीन स्टोर नहीं हो सकता। तो अगर आप एक्सेस में प्रोटीन खाते हैं तो वो प्रोटीन स्टोर तो नहीं हो पाता, वो प्रोटीन क्या होता है, उस प्रोटीन की डीअमाइनेशन कर दी जाती है, यानी उस प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है। जब उस प्रोटीन को तोड़ते हैं तो उस प्रोटीन के अंदर से अमाइनो ग्रुप जो होता है, NH2 ग्रुप जो होता है, वो रिमूव कर दिया जाता है। इस पार्ट को हम कहते हैं डीअमाइनेशन, मतलब अमाइन ग्रुप को हटा देना, डीअमाइनेशन करना। डीअमाइनेशन हम प्रोटीन्स की करवाते हैं। ये NH2 ग्रुप जब हमारे पास अलग हो जाता है तो फिर इस NH2 ग्रुप को हम अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया के अंदर हम जब कन्वर्ट करते हैं तो ये अमोनिया जो होता है बहुत पॉइजनस होता है। ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, आपके लिवर को डैमेज कर सकता है, आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, अमोनिया जो होता है। तो ये अमोनिया अगर आपके पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रह जाए, अगर एक्सक्रीट ना हो पाए, तो आपके सेल की डेथ हो जाती है, और इन टर्न आपकी भी डेथ हो सकती है। इसलिए इस अमोनिया को एक्सक्रीट कराना जरूरी हो जाता है। तो इस अमोनिया को हम एक्सक्रीट कैसे कराते हैं,
तो ये लिवर सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, इस अमोनिया को फौरन से यूरिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या हमारे पास यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैं इसको दोबारा आपको बताऊं तो ये हमारे पास होता किस तरीके से है, कि हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं, एक्सेस में होते हैं हमारे पास ये प्रोटीन, ठीक है, जो काम के हैं वो तो यूज हो जाते हैं, जो प्रोटीन्स एक्सेस के होते हैं वो क्या होते हैं, लिवर के अंदर क्या होता है, उनको डीअमाइनेशन करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो उनको तोड़ते हैं प्रोटीन, ठीक है, ब्रेक डाउन, ये सब कहाँ हो रहा होता है, लिवर के अंदर हो रहा होता है। इसका पहले ब्रेक डाउन करते हैं, फिर ब्रेक डाउन करने के बाद इनकी डीअमाइनेशन करते हैं, डीअमाइनेशन करते हैं तो इसका जो NH2 ग्रुप होता है हमारे पास, NH2 ग्रुप को हम रिमूव करा देते हैं, ठीक है, डीअमाइनेशन हमारे पास हो गई। डीअमाइनेशन होने के बाद इस NH2 को हम अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये NH2 जो होता है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी NH3 के अंदर, ठीक है, NH2 NH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सिंस अमोनिया हमारे पास इतनी टॉक्सिक होती है तो अमोनिया को लिवर फौरन से किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट, ताकि यूरिया आसानी से थोड़ी देर रह के उसको एक्सक्रीट कराया जा सके, ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, यूरिन की फॉर्मेशन हमारे पास कैसे होती है, एक्सेस मिनरल सॉल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, एग्जांपल यूरिया, क्रेटिनाइन और यूरिक एसिड, जो पॉइजनस हमारे पास होते हैं, अगर बॉडी के अंदर जमा हो जाए, ये सारे के सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए और एक्सेस मिनरल्स हमारे पास हो गए, इन सब चीजों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर बनता है जिसको हम कहते हैं यूरिन। इसके अंदर वाटर भी शामिल होता है हमारे पास काफी हद तक, इस पूरे मिक्सचर को हम कहते हैं यूरिन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन होती कहाँ पे है, यूरिन फॉर्मेशन हमारी किडनीज के अंदर होती है, यूरिन फॉर्मेशन हमारी किडनीज के अंदर होती है। दो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, दो कौन से प्रोसेस हमारे पास इसके अंदर होते हैं, एक फिल्ट्रेशन होता है और एक रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास। यूरिन हमारे पास बनता है वो हमारे पास दो मेन प्रोसेसेस से बनता है, जो कि मेन प्रोसेस हमारे पास कहाँ पे होते हैं, हमारे नेफ्रॉन के अंदर। वो दो मेन प्रोसेस कौन से होते हैं, एक फिल्ट्रेशन और एक रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो फिल्ट्रेशन हमारे पास कहाँ पे होता है प्रोसेस, फिल्ट्रेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी हमारे पास आयंस है, जितना वाटर है, वो सारा का सारा फिल्टर होके हमारे नेफ्रॉन के अंदर आ जाता है। जो चीज मैंने आपको डिस्कस करके और ड्रॉ करके बताई थी कि वोमैन्स कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर से इतना हाई प्रेशर मेंटेन होता है, उसकी वजह से सारी की सारी चीजें फिल्टर होके ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाती हैं और वापस से उस नेफ्रॉन की ट्यूब के अंदर आ जाती हैं वो सारी की सारी चीजें, पूरा का पूरा मिक्सचर जो हमारे पास होता है। फिल्ट्रेशन हमारे पास दो तरीके की होती है नेफ्रॉन के अंदर, एक हमारे पास होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरी होती है सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। दो तरीके की फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे पास क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे पास मैलपिगियन बॉडी के अंदर होती है, मैलपिगियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल, जो हमारे पास पूरा वुमेन्स कैप्सूल का जो हमारे पास स्ट्रक्चर था उसके अंदर हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसा कि मैंने बताया था कि आर्टीरियोल से ब्लड आता है हाई प्रेशर की वजह से, सारी की सारी चीजें सिवाय रेड ब्लड सेल्स के और हैवी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अलावा जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वेस्ट के, वाटर के, वो सब के सब प्रेशर की वजह से क्या होता है, फिल्टर हो जाते हैं। तो ये इतना हाई प्रेशर होता है, इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक हो गया। प्रोसेस ऑफ नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके अंदर नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है, मतलब ग्लोमेरुलस जो होता है वो देखता नहीं है कि किस चीज को फिल्टर कराना है किसको नहीं कराना है, वो बस प्रेशर अप्लाई करता है और जो चीज फिल्टर हो जाती है वो फिल्टर हो जाती है, जो रह जाता है पीछे वो रह जाता है पीछे। तो ये नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन हमारे पास, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरी जो फिल्ट्रेशन हमारे पास होती है वो सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है। सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन हमारे पास कहाँ पे होती है, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन हमारी प्रॉक्सिमल या और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद। ये हमारे पास पीसीटी और डीसीटी जो हमारे पास साइट्स थी इनके अंदर सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है। ये हमारे पास कैसे होती है, when blood flows into peritubular capillaries the remaining amount of the urea filter out from the blood by active transport, it requires some energy। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन करके बताया था यहाँ पे
कि हमारे पास जब ये रीनल कॉर्पस्कल के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, जितना भी वेस्ट होता है यूरिया का, क्रेटिनाइन का, यूरिक एसिड का, नाइट्रोजनस वेस्ट जितना होता है, और हमारे पास आयंस जितने होते हैं और वाटर जितने होते हैं, वो क्या होते हैं, सारे फिल्टर होके बाहर निकल जाते हैं। फिल्टर होके ये सब जब हमारे पास बाहर निकल जाता है तो थोड़ा बहुत वेस्ट जो होता है वो अभी भी ब्लड के अंदर रह जाता है, क्योंकि इतने टाइम तक वो ग्लोमेरुलस के अंदर नहीं रहता है ब्लड, फौरन से फिल्टर होता है और ब्लड आगे बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा यूरिया, थोड़ा सा क्रेटिनाइन या यूरिक एसिड जो होता है वो ब्लड के अंदर रह जाता है। वो ब्लड के अंदर जब रह जाता है हमारे पास, तो वो इफरेंट आर्टीरियोल के अंदर चला जाता है। यहाँ से इफरेंट आर्टीरियोल से जब वो हमारे पास वापस से नीचे की तरफ आता है पीसीटी के अंदर, पीसीटी में जब वो रैपिंग कर रहा होता है, तो पीसीटी की रैपिंग के अंदर कैपिलरी से एनर्जी इस्तेमाल करके उस यूरिया को बाहर निकाला जाता है। कि जो बचा कचा यूरिया हमारे पास एस्केप कर गया होता है ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन से, मतलब वहां से वो बच गया होता है, वहां पे वो फिल्टर नहीं हो पाया होता, वो पीसीटी के अंदर फिल्टर हो जाता है। तो पीसीटी के अंदर हमारे पास प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन नहीं होती है, एनर्जी इस्तेमाल करके फिल्ट्रेशन कराई जाती है, और चुन चुन के सिर्फ जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसको वापस से नेफ्रॉन के अंदर लाया जाता है, उसको फिल्टर कराया जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, सेलेक्ट करके चीजों को फिल्टर कराया जा रहा है। तो ये हमारे पास पीसीटी के अंदर भी यही कहानी होती है, और हमारे पास जो डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके अंदर भी हमारे पास एनर्जी इस्तेमाल करके जबरदस्ती यूरिया जो बचा कुचा रह जाता है ब्लड के अंदर, उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है और नेफ्रॉन के अंदर पूरे की पूरा जो फिल्ट्रेट होता है उसमें शामिल कर लिया जाता है। ये हमारे पास सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन कहलाता है। यहाँ पर हम करते हैं अपनी क्लास एंड। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रीअब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करेंगे कि रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास क्या चीज है।